हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम सब क्लास 12 के अध्याय 1 के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था जनन क्या है, जनन के प्रकार। तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, उनके बारे में बता दिया गया था। आज हम सब पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या हैं। तो पहला जनन जो पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा आप लोगों को बता दी गई थी, आज उसकी विधियाँ पढ़नी है। तो अलैंगिक जनन की अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो अलैंगिक जनन को हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन हुआ जनन होता है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहली विधि जो हमें पढ़नी है द्विविभाजन। द्विविभाजन द्विविभाजन क्या है? इसमें जनक का शरीर बीच से 2 भागों में विभाजित होकर नया संतान उत्पन्न करता है। जैसे द्विविभाजन के उदाहरण हैं अमीबा, यूग्लिना या प्रोटोजोआ के जितने भी जंतु हैं। तो पहला हम देखेंगे द्विविभाजन का उदाहरण अमीबा के बारे में। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। यह अमीबा है, इसकी है कोशिका भित्ति। और इसके बीच में जो होता है डीएनए, ये मतलब कोई, यह है अमीबा। अमीबा क्या होता है, धीरे धीरे जब जनन द्विविभाजन द्वारा करना होता है तो धीरे धीरे बीच से सिकुड़ने लगते हैं, बीच में सिकुड़ने लगते हैं। और डीएनए जो होता है ये डबल हो जाता है। इसका जो डीएनए होगा ये डबल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद ये आपस में 2 भागों में बट जाते हैं। और डीएनए डबल हो जाने पर एक डीएनए इस भाग में चला जाएगा, एक डीएनए इस भाग में चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर ये 2 भाग विभाजित होकर नए दो अमीबा को उत्पन्न करते हैं। ये ऊपर होगा सेल वाल। तो द्विविभाजन क्रिया में क्या होता है, इसमें जनक क्या है, अमीबा है। इसमें जनक का शरीर 2 भागों में विभाजित होकर नए संतान को उत्पन्न करता है। तो द्विविभाजन में हम लिख सकते हैं कि द्विविभाजन जनन में जनक का शरीर 2 भागों में विभाजित होकर नए संतान को उत्पन्न करता है। इसका उदाहरण है अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ के जितने भी जंतु हैं उनमें द्विविभाजन क्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन की अगली विधि है, हम सब अलैंगिक जनन की दूसरी विधि पढ़ेंगे बीजाणु जनन।
बीजाणु जनन में क्या होता है? तो बीजाणु जनन में ये जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं। इसका उदाहरण है एक कवक पेनिसिलियम। इसमें क्या होता है? ये एक है कवक, इसमें क्या होता है? पेनिसिलियम के ऊपर ये बीजाणु उत्पन्न होते हैं यह है बीजाणु। बीजाणु किसी भी माध्यम से, हवा या किसी माध्यम से जनक जो होता है इससे अलग होकर नए, इससे अलग हो जाएंगे तो नए बीजाणु नए पेनिसिलियम को जन्म देते हैं, नए पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। ये फिर बीजाणु उत्पन्न करेगा तो इससे नया पेनिसिलियम होगा। तो बीजाणु जनन में क्या होता है कि ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को बीजाणु जनन कहता है। इसका उदाहरण है तो एक है कवक जिसका नाम है पेनिसिलियम। अब अलैंगिक जनन की अगली विधि है मुकुलन। इस जनन में, इस अलैंगिक जनन में जनक से मुकुल उत्पन्न होता है और नया संतान उत्पन्न करता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। जैसे हम देखेंगे ये एक हाइड्रा है, ये इसका जनक है। अलैंगिक जनन होगा तो यहाँ पर निचले हुए भाग से एक उभरा हुआ भाग निकलता है जिसको हम कहते हैं मुकुल। ये मुकुल
धीरे धीरे बड़ा होगा और जनक से अलग होकर एक स्थान अपना स्थापित करेगा और यह जनक से पहले छोटा उत्पन्न होगा, फिर धीरे धीरे वृद्धि करेगा और जब वृद्धि हो जाती है तब यह जनक से अलग होकर एक नया हाइड्रा उत्पन्न करता है, एक नया हाइड्रा को उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं एक नया हाइड्रा को जन्म देता है, या एक नया हाइड्रा के रूप में होता है। ये इसका हो गया संतान। तो इसमें क्या होता था मुकुलन में, इस जनन में जनक से पहले मुकुल उत्पन्न होता है, फिर यह धीरे धीरे वृद्धि करता है और जनक से अलग होकर नए हाइड्रा को जन्म देता है। इस क्रिया को हम कहते हैं मुकुलन। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। देखेंगे हम अलैंगिक जनन की चौथी विधि, तो है खंडी भवन। खंडी भवन द्वारा क्या होता है, इसमें जनक का शरीर खंडों में टूटकर नया संतान उत्पन्न करता है। हम कह सकते हैं खंडों में टूटना। इसमें जनक का शरीर खंडों में टूटकर नया संतान उत्पन्न करता है। इसका एग्जाम्पल है शैवाल है 2, स्पायरोगायरा, इलोथ्रिक्स। तो हम देखेंगे स्पायरोगायरा। यह है स्पायरोगायरा। एक प्रकार का यह शैवाल है। हमने इसका केवल 3 ही खंड बनाया। इसमें क्या होता है कि जनक का शरीर खंडों में विभाजित होगा। पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाएंगे तो जनक का शरीर ये खंडों में ऐसे विभाजित हो जाएगा। जितने खंड में विभाजित होगा उतने ही स्पायरोगायरा तो इसमें जितने ही खंड टूटेंगे उतने ही नए स्पायरोगायरा उत्पन्न होंगे। इसमें केवल आपके 3 ही खंड बनाया गया है, इसके कई खंड होते हैं।
तो खंडी भवन हम जान गए कि इसमें जनक का शरीर खंडों में टूटता है और जितनी बार टूटेगा उतने ही संतान उत्पन्न होंगे। तो इसके क्या हैं? संतान हैं। तो खंडी भवन। अब अलैंगिक जनन की अगली विधि है, अलैंगिक जनन की अगली विधि है, अलैंगिक जनन की अगली विधि है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन इसमें क्या होता है? तो इसमें जनक का शरीर, इसमें जो जनक का शरीर जितनी बार कटेगा जितनी बार कटेगा उतनी बार उतने ही संतान उत्पन्न होंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा। प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा। इसमें क्या है? जनक का शरीर जितनी बार कटेगा उतने ही उससे संतान उत्पन्न होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्लेनेरिया का। यह प्लेनेरिया। इसमें क्या है? जनक का शरीर जितनी बार कटेगा उतने ही प्लेनेरिया उत्पन्न होंगे, चाहे जहाँ जिस भाग में कटेगा उतने ही संतान उत्पन्न होंगे। जितनी बार कटेगा उतने ही, जितनी बार जनक का शरीर कटेगा उतने ही संतान उत्पन्न होंगे। तो पुनरुद्ध भवन में क्या होता है? इसमें जनक का शरीर जितनी बार कटेगा उससे उतना ही संतान उत्पन्न होंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा। पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, ज़्यादातर उदाहरण इसके पूछे जाएंगे अलैंगिक जनन की विधियों में। तो पूछा जाता है पुनरुद्ध भवन की सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें होती है? तो प्लेनेरिया में होती है। ये आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि पुनरुद्ध भवन की सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें है? प्लेनेरिया में। आपके घरों में रहने वाला एक जीव है छिपकली। छिपकली को हम लोग देखते हैं उसकी पूँछ कट जाती है फिर उत्पन्न हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि छिपकली के पूँछ में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। तो उसमें उसके पूरे शरीर में पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं है कि उसके पूँछ में होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा जा भी सकता है कि बताइए कि पुनरुद्ध भवन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें है? तो प्लेनेरिया में। इसको हम याद रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।